केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में दूसरी बार पहुंचे। इस बार बीसी सम्मान सम्मेलन के सहारे दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को साधने महेंद्रगढ़ वो पहुंचे हैं और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अमित शाह का हेलीपैड पर स्वागत किया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित राज्य के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के 2 सांसदों को जो बीसी समाज से आते हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग एससी विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से, एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। अब आंधी, तूफान या बाढ़ जैसे हालातों में भी अंबाला शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। जी हां, बिजली विभाग ने इसका विकल्प ढूंढ निकाला है, जिसका उद्घाटन आज हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने किया। बता दें कि बिजली विभाग ने अंबाला शहर में दशकों से चले आ रहे पुराने फीडरों को अब 2 नए फीडरों के साथ जोड़ दिया है, जिसके बाद विभाग के पास शहर में बिजली सप्लाई देने के लिए 2 नए विकल्प तैयार हो गए। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी नसीहत दी। इसके साथ ही असीम गोयल ने पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसा। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया। वो आते रहे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते रहे। मेरा क्लियर मानना है, उन्होंने कभी भी आरोपों के अलावा राजनीति नहीं की। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकार थी, इन्होंने आरोप लगाए और राजनीति की, अपने आप को जिंदा रखा राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने हर कोने के अंदर विकास के एक नए जो विधाओं को स्थापित किया है, हर आयामों को छूने का जो है एक सफलतापूर्वक जो है काम किया है। और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है एक नए कीर्तिमानों को छू रहा है। दुष्यंत जी की खुशफहमी है और रही सही खुशफहमी अब विधानसभा के चुनावों में निकल जाएगी।
दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, अच्छे साथी रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसकी मेहनत के बूते के आधार पे बिठा देती है और उसकी काबिलियत के आधार के ऊपर। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एज ए चीफ मिनिस्टर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है और मनोहर लाल जी भी उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। मनोहर लाल जी को भी कोई मैं कहूँगा विरासत के अंदर राजनीति नहीं मिली, तो दुष्यंत जी को राजनीति इसलिए आसान लगता है, उनको विरासत में राजनीति मिली। जब संघर्ष से आदमी यहाँ तक आया होता है तो उसको राजनीति की कीमत। तो वहीं कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बिरला मंदिर को बचाने की मुहिम अब तेजी पकड़ चुकी है और हम आपको बता दें कि इस मंदिर के बेचे जाने की खबर जैसे ही कुरुक्षेत्र के लोगों को पता चली तभी से कुरुक्षेत्र वासियों में रोष नजर आ रहा है। इस मंदिर को बचाने की पहल करने वाले अशोक शर्मा पहलवान के समर्थन में अब दूसरे संगठन भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज ब्राह्मण सारस्वत सभा के प्रधान के नेतृत्व में सभा से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक शर्मा पहलवान का साथ देने की बात कही। लोगों का कहना है कि ये मंदिर कुरुक्षेत्र की धरोहर है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स इस व्यापार समझकर इसे बेचना चाहते हैं। आज जो मीटिंग बुलाई है आप सभी को पता है, शहर की धरोहर बिरला मंदिर जो हमारे शहर की शान भी है, उसको उसमें मार्केट काटी जा रही है। हमें ये भी पता चला है कि पूरा का पूरा बिरला मंदिर बेच दिया गया है और वो जो अशोक शर्मा जी ने, हमारे पहलवान जी ने आंदोलन चलाया, हम उसके साथ हैं, समर्थन करते हैं। और ये जो हम सरकार से, मंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसी धरोहर को ना कॉलोनी काटनी चाहिए ना मार्केट काटनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था सभी शहरवासियों की जुड़ी हुई है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अगर ये बिरला मंदिर ही खत्म हो जाएगा तो हमारे शहर की शान खत्म हो जाएगी। मैं सभी शहरवासियों से और सभी सरकार के मंत्रियों से और सभी सभाओं से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी खड़े होकर इस संस्था को बचाया जाए, इस बिरला मंदिर को बचाया जाए। 58 साल की उम्र में हमेशा यही सुना था कि मुगलों के टाइम में मंदिर तोड़े जाते थे। इतने टाइम के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि मंदिर का पूरा मंदिर बेच दिया। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमें कुरुक्षेत्र में जाना जाता है कि बिरला मंदिर के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर बिरला मंदिर। और हैरानी की बात है कि मतलब कोई बोल नहीं रहा। हम सब साथी अशोक शर्मा पहलवान के साथ हैं इस मुद्दे पर। और नरेंद्र भाई साहब ने जो बात कही है, निंदी भाई साहब, अशोक शर्मा पहलवान जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, उनके साथ रहेंगे और पूरे तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे। जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, मैं 50 साल का हूँ, मेरे परिवार के लोग कहते हैं 70 साल पुराना, जैसे बोला है प्रधान जी ने। हम लोग तो साथ हैं। जो ये आजकल ये बोलते थे ना बीजेपी के वर्कर भी, हम सनातनी और फलाना, इतना बड़ा मंदिर अयोध्या, वो अयोध्या जाने की जरूरत नहीं उनको। पहले अपने घर का मंदिर बचाएं, फिर अयोध्या के दर्शन करके आए। ये अयोध्या से भी बड़ा मंदिर है, यहाँ भी आराम से आस्था जुड़ी है, भगवान से आस्था जुड़े हैं। ये सनातन करने से जरूरत नहीं है। ये भी हमारे साथ आके धरने में बैठे हैं, हम लोग जहाँ बैठेंगे हमारे साथ चटाई में। हम लोग पार्टीबाजी नहीं कर रहे, पर ये लोग करते हैं सनातनी, तो हम लोग भी सनातनी हैं, पर ये हमारे को विरोधी समझते हैं। हम लोग विरोधी, आज विरोध हमने इनका नहीं किया, हमने ये जो प्रजातंत्र के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम लोग इसी चीज की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे साथ आए और पूरी दब के लड़ाई लड़े, तब मानेंगे ये लोग सनातनी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रजन्य गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रजन्य, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से मंदिर को बचाने की जो मुहिम है वो तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो हाल में जो है अशोक शर्मा पहलवान द्वारा जो है दावा किया गया था जो है बिरला मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर है और उसको जो है बेचा जा रहा है। उसमें जो है एक मार्केट जो है पूरे जो मंदिर की भूमि है उसमें जो है मार्केट को लेकर जो यहाँ पर जो है जनता में से देखने को मिल रहा है। लोग एकजुट हुए और हाल में पहलवान और जो है को उनसे मांग की गई इसको जो और जो के बाद आज सभा द्वारा जो है आज एक प्रेस वार्ता की गई, उसमें लोग मौजूद कि इसको रोका जाना चाहिए। ये जो एक इतिहास तो मंदिर है जो 70 साल से जो है एक कहीं ना कहीं मंदिर है जहाँ पर दिनों में जो है
बच्चे जो है और यहाँ जो है झूला झूलती या कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर लगा करते थे। कई लोगों में इस चीज को लेकर जो है बड़ी रोष, और वो चाहते हैं कि इस को किसी प्रकार की हानि पहुंचे, इसको जो है बचा जाए, या जो द्वारा जो है इसको है रजिस्ट्री भी हो चुकी है, एंट्री निकल चुकी है, और जो है आने के लिए लोग जो है तो तैयार है। उनका कहना है कि नहीं रोका तो वो किसी भी जा सकते हैं। चलिए ठीक है पर्जन्य, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिरला मंदिर को बचाने की जो मुहिम है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लोगों में भी इस मंदिर के बेचे जाने की खबर से रोष देखने को मिल रहा है, और लगातार अब देखने को मिल रहा है कि एक आंदोलन यहाँ पर इख्तियार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस मंदिर को बचाने के लिए। तो बिरला मंदिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा समझ लिया है, और ये कहीं ना कहीं धरोहर है और इसे बेचा नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश ने गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत सरकार के जारी तीसरे अनुमान के अनुसार देश में कुल 112.92 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन है। संस्थान ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा था। गेहूं का रकबा घटने के बावजूद करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान की विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के कारण यह संभव हो पाया है। हरियाणा सहित देश के 60% किसानों ने इस बार गेहूं की नई किस्मों की बुआई की थी। गेहूं उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए संस्थान ने गेहूं की 2 ऐसी किस्में तैयार की हैं जो 60% कम पानी के बावजूद अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। इसे भविष्य में बढ़ती गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये नई प्रजातियां 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। जहाँ तक नई प्रजातियों का सवाल है, 2 ही नई प्रजातियाँ हमारे संस्थान से अब आ रही हैं इस साल, और एक है DBW 377 जो मध्य क्षेत्र के लिए है, समय से बिजाई के लिए और सिंचाई वाले साधनों जहाँ हैं वहाँ के लिए। दूसरी वैरायटी आ रही DBW 359, ये 2 क्षेत्रों के लिए है, मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसकी एक खासियत ये है कि ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाती है, तो इसलिए उस एरिया के लिए 2 वैरायटीज़ अच्छी आई हैं इस बार। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य क्षेत्र में थोड़ा सा इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है, तो मुझे लगता है कि भरपाई और भी तरीके से होगी, जो अच्छी प्रजातियां पहले से हैं, और ये 2 और प्रजातियां इस बार किसानों तक पहुंचेंगी। तो अगली खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां सड़क किनारे बन रहे फास्ट फूड से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फास्ट फूड खासतौर से पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। इसके परिणाम रोजाना हॉस्पिटल में आने वाले पेट के मरीजों को देखकर लगाया जा सकता है। इन मरीजों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। बता दें कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मौजूदा समय में लोगों की पहली पसंद फास्ट फूड बन गया है। बच्चे हों या बड़े, सभी को फास्ट फूड पसंद आ रहा है। अक्सर सड़क किनारे ठेले वालों के यहाँ आपने खूब भीड़ देखी होगी। दुकानदार जो मैदा और तेल यूज़ कर रहे हैं, उससे लोगों की आंत पर असर भी पड़ रहा है। दिन पर दिन लोगों की आंतें खराब होती हुई नजर आ रही हैं और परेशानियां भी लोगों की बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी बरसाती सीज़न है, जो बाहर कोई दूषित खाना रेडियो पे अक्सर हमारे पास ऐसे आते हैं जो मरीज आ रहे हैं उल्टी दस्त के साथ, पेट दर्द के साथ, तो उनकी संख्या में निश्चित तौर पे इजाफा हुआ है अभी बरसाती सीज़न में। तो उनकी जो हिस्ट्री हम पेशेंट्स की पूछ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि उनके द्वारा कोई जो रेहड़ी पटरियों पे बाहर जो लगी हुई है, उन पे खाना उनके द्वारा कहीं ना कहीं खाया गया था। तो वो उनका वहाँ पे हो सकता है वहाँ पानी दूषित हो, पानी भी साफ़ ना हो, और उनकी हाइजीन कैसी है, वो खुले में पड़ा रहता है खाना, तो उनकी वजह से ऐसे मरीजों में इजाफा हुआ है। तो भयंकर इसका जो प्रकोप इस टाइम पे हमारे ट्रॉमा में देखने को मिल रहा है। तो हम उनका मरीजों का उचित इलाज ज़रूर कर रहे हैं, परंतु उनके साथ साथ उनको हिदायत दे रहे हैं कि जो पानी वो पिएँ वो उबाल के पिएँ, उसको उबाल के ठंडा करके पिएँ, और जो बाहर रेहड़ी पटरियों पे जो खुले में खाना है, जो ढका हुआ नहीं है, जिसमें हाइजीन मेंटेन नहीं है, उस खाने को खाने से परहेज करें। तो फास्ट फूड से लोगों की परेशानियां भी यहां पर बढ़ रही हैं। हालांकि लोगों में फास्ट फूड का क्रेज़ लगातार देखने को मिल रहा है, और सड़क पर बिक रहे फास्ट फूड से लोगों की आंतों पर भी असर पड़ रहा है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वाद के चक्कर में लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सड़क किनारे जो फास्ट फूड बनाया जाता है, उसमें किस तरीके का सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो सामान लोगों की सेहत पर कितना असर डाल रहा है, इसकी परवाह किए बिना लोग लगातार फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं।
और स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पेट की बीमारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है सड़क के किनारे बिक रहा ये फास्ट फूड, जो लोगों के बीच क्रेज़ बन गया है। लोग स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पेट की बीमारियों से ग्रसित भी हो रहे हैं। तो अंबाला में बारिश न होने से एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश न होने से किसान भी मायूस नजर आ रहे हैं। बारिश न होने से किसान अपनी धान की रोपाई भी नहीं कर पाए और जो फसल लगाई वो भी किसानों को बचानी मुश्किल हो रही है। बारिश न होने और गर्मी ज़्यादा पड़ने से बिजली की खपत भी बढ़ गई है। बिजली विभाग के एक्सीएन ने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई कट नहीं लगाया जा रहा है। खेत है कि पिछले साल इन दिनों यहाँ पर पूरी बाढ़ आई हुई थी, लेकिन इस साल बरसात हुई नहीं है। जैसे दे रहे अभी पहले पिछले साल इसमें धान लग चुका था, अब की बार कोई धान नहीं लगा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी होने के कारण आजकल बिजली की समस्या भी हो रही है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बस ये तो यही है कि थोड़ा जल्दी बरसात हो जाए तो गर्मी से निजात मिले। गर्मी तो सर बहुत पड़ रही है और बारिश का कोई चांस नहीं है। ऊपर बिजली आ नहीं रही, कट से कट पड़ रहे हैं, फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है। अब देखो परमात्मा जब बारिश चलेगा तो करेगी तो तभी कोई काम बनेगा। बारिश पड़ नहीं रही, बिजली भी कम आ रही, धान का बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत है रही है। कितने भाई ये क्या कह सका जी, इतनी तो कैंसर सुनो कष्ट तो लग रहा। पानी कहाँ पूरा है, खेत दिखाई दूँ मैं तुम्हारे को, जहाँ 8 एकड़ लगाने थे आज 2 एकड़ लगे हुआ मेरा ये उरी। देखिए बिजली इस टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश आ जाएगी, लेकिन अब की बार बारिश ना पड़ने की वजह से लोड की तो डिमांड हमारी ऑल टाइम पीक हाई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी कोई भी शेड्यूल्ड कट ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि हमारे पास पावर है वो सफिशिएंट उसमें है। तो इस तरह का कोई पावर कट, शेड्यूल्ड पावर कट कोई भी अभी नहीं लेवी हो रहा। 8 घंटे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स को हम 8 घंटे बाकायदा सप्लाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी में कहीं पे ब्रेकडाउन की वजह से कोई हो सकता है इशू है, लेकिन ऐसे कोई सप्लाई का कि ऊपर से कट लग रहा है कि कम आवर्स देने हैं, ऐसा कोई भी अभी इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है अभी। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, बारिश न होने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, किसानों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सही, इसको कह सकते हैं कि जैसे शुरुआती दौर के अंदर जो बरसात जैसे पड़ने शुरू हुई थी तो लगा था कि काफी अच्छी बारिश होगी और उसके बाद धान की जो रोपाई होती है किसानों ने शुरू भी कर दी थी और वो अपने नदी से कहीं से भी ट्यूबवेल वगैरह से पानी लेके धान की रोपाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे धान की रोपाई में क्योंकि पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता, इसलिए सबसे ज्यादा उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। बारिश की इंतजार लगातार किसान करते रहे, लेकिन बरसात नहीं है, जिसके कारण आप सब तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से खेत सूखे पड़े हुए हैं। कई जगह थोड़ा पानी उसमें खेतों में पड़ा हुआ, लेकिन ज्यादातर जो खेत है वो सूखी मिट्टी की तरह बने हुए। बारिश नहीं हो पा रही, किसान काफी निराश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनको बिजली भी पूरी नहीं मिल पा रही। अगर बिजली पूरी भी आए तो भी हम ट्यूबवेल के जरिए इसको खेतों के अंदर पानी दे सकते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो अधिकारियों का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से कोई बिजली का कट नहीं लगा रहे हैं। जितनी भी इनकी जो शेड्यूल है, जो उनको बिजली मिलती है, उनको पूरी 8 से 10 घंटे तक बिजली मिल रही है। लेकिन 8 से 10 घंटे तक बिजली मिलने का मतलब ये है कि इनका पानी के पूरा नहीं होता। अब तो सिर्फ किसान भी भगवान के ऊपर हाथ लगाए बैठे कि किस तरह से जब बारिश होए, बारिश के बाद ही किसान जो इसको राहत की सांस लेंगे, जिससे जो धान की जो फसल है उसको अच्छी खेती कह सकते हैं कि अच्छी फसल। लेकिन कृष्णा, अगर बात की जाए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पानी की कमी होने से भी किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ से तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई कट यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा और जितनी आपूर्ति होनी चाहिए उतनी हो रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो किसान है वो अभी भी परेशान नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, किसान ज्यादातर जो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए और सोलर पैनल के जरिए ट्यूबवेल अपना चला रहे हैं, लेकिन ज्यादा ट्यूबवेल वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि सोलर बिजली भी ज्यादा यूज नहीं हो पाती। और सही मायनों में जो किसानों को 8 से 10 घंटे से ज्यादा बिजली बोर्ड प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, जिस कारण से धान की रोपाई में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। और अगर यही हाल रहा
बिजली के कट लगातार लगते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि किसानों को काफी इसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उससे पहले पिछले साल आज ही के दिन लगातार इन्हीं दिनों लगातार यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी और सारी फसल लगभग डूब के गई थी। अंबाला को भी बाढ़ इलाका घोषित किया गया था, क्योंकि बाढ़ अंबाला में भी आई थी। इस साल जितना सूखा पड़ रहा है, जिसको कह सकते हैं कि बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ रहा, तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हुई। आम लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, हर मामले में उम्र भरी गर्मी लोगों को महसूस हो रही है, इसके बावजूद भी लोग परेशानी में रह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये रब के सहारे ही बैठे हैं, भगवान के भरोसे ही फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए कृष्ण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर अम्बाला के ठरवा गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद कई गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ग्रामीण तेंदुआ होने की पुष्टि कर रहे हैं, तो वहीं वन विभाग का कहना है कि अभी तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल तेंदुए ने एक 5 साल के बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। तो वहीं वन विभाग की टीम ने गांव में सर्च अभियान चलाया, लेकिन तेंदुए के कोई निशान नहीं दिखाई दिए। फिलहाल घायल हुए बच्चे दीपांशु का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है और वन विभाग की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस भी वन विभाग के साथ सर्च ऑपरेशन में सहयोग कर रही है। जो बच्चा है उसकी माताजी ने हाय पुकार करी और फिर हम अपनी शॉप के पास बैठे थे, हम गए डंडे लेके, जैसे आवाज़ अल्लाह वो मचा रही थी, ऐसे ही हमने कहा भाई पकड़ो पकड़ो, खाई लिए खाई लिए। समय की बात है ये 6 सवा 6 बजे की बात है। महिला के पास 2 बच्चे थे, एक को तो गोद में ले रही और उधर से आटा ले, थोड़ा आटा था अपना सिर के ऊपर। एक बच्चा गाड़ी था जी, वो गाड़ी वाला बच्चा उठा लिया। मामला ऐसा है जी, यहाँ पे कल ऐसी वारदात हुई कि बच्चा चित्ता उठा के भाग गया जी, उसकी माँ के साथ साथ चल रहा था वो, और उसके बाद उसको घायल कर दिया जी बहुत ज़्यादा। उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया और चित्ते की अभी तक कोई हुआ नहीं पता लगा जी कहाँ से इस टाइम चित्ता। बाकी देखा है चित्ता, वो जो उसकी माँ थी उसने भी देखा, उससे पहले भी 2 दिन पहले एक लड़की ने देखा है जी चित्ते को। बच्चे को तो काफ़ी चोट है जी, उसकी गर्दन पे यहाँ से बड़ा बुरा हाल हो रहा है गर्दन का, और हाथ भी खा रखा है और सिर में भी चोट है उसके बच्चे के। स्थिति बहुत नाजुक है बच्चे। सर ये बात पूरी सच्ची घटना है। कल शाम को सर 6 बजे उसको देखा गया यहाँ पे, एक छोटा बच्चा है 5 साल का। तो सर वो मतलब बाहर खेल ही रहा था सड़क पे, तो उस मतलब वो एकदम आया चित्ता और उस पर अटैक कर दिया बच्चे पे। सर अब मतलब हालत में सुधार है, तब एकदम सर पहले नारायणगढ़ लेके गए उसको, फिर चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया, तो सर उसका ट्रीटमेंट हुआ, अब थोड़ा हालत में सुधार। सर हाँ जी, रात भी उसको मतलब डाकरे साइड हमारे खेत है वहाँ पर देखा गया था, और अब सुबह फिर ये सुगल साइड जंगल है सफेदे वाला सर, वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चे को कोई जानवर जो है उठाकर ले गया है, और उस सूचना पर हमने फॉरेस्ट को सूचना दी थी। वो फॉरेस्ट की टीम आई है, वो यहाँ पर सर्च अभियान उन्होंने चला रखा है। नहीं, दोबारा नहीं देखा गया, एक ही बार देखा है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन वो उसको सर्च कर रहे हैं अभी किस प्रकार का जानवर था, तेंदुआ था या उससे कोई और छोटा जानवर। तो कोई सुराग मिला कि उनको कुछ निशान मिले उनके पाँव पर।